हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समाजवादी आंदोलन बताया था। अब हम वामपंथी आंदोलन के अंतर्गत ही आज करेंगे साम्यवादी आंदोलन। पहले लेंगे भारत में साम्यवाद का उदय एवं विकास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि में रूस की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जिसके प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। समाजवादी क्रांति ने हमारे स्वाधीनता संग्राम पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इसी प्रभाव के अंतर्गत भारत में ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन, छात्र और नौजवान संघ तथा कई छोटे बड़े संघों ने नई दिशा ली और कांग्रेस ने भी जन आंदोलन का सहारा लिया। पहले लेंगे साम्यवादियों की प्रारंभिक प्रवृत्तियां। ब्रिटिश शासकों ने भारत को साम्यवादी विचारधारा से दूर रखने का अथक प्रयास किया था, फिर भी यह विचारधारा भारत में प्रवेश कर ही गई। इस कार्य में सहयोग दिया उन भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने जो युद्ध के दौरान जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और अफगानिस्तान से अपने गतिविधियां चलाते थे और बाद में अक्टूबर क्रांति से प्रभावित हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस के वाम पक्ष से ही साम्यवाद को पनपने में सहायता मिली। 1919 में भारतीयों का एक प्रतिनिधि मंडल लेनिन से मिला। उसकी सलाह पर प्रवासी भारतीयों ने 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेनिन ने भारतीय कम्युनिस्टों को यह संदेश दिया था कि वे अपने देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करें, उसमें भाग लें, लेकिन सर्वहारा के आंदोलन का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अब हम लेंगे भारत में कम्युनिस्ट ग्रुप। 1920 के बाद से ही भारत में साम्यवादी गतिविधियां बढ़ने लगी थी और 1923 ईस्वी तक बहुत से समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं द्वारा समाजवादी विचारों का प्रचार होने लगा था। परिणाम स्वरूप साम्यवादी विचारधारा में रुचि रखने वाले लोग एक दूसरे के निकट आते गए और वे संगठित होते गए और देश के विभिन्न हिस्सों में कम्युनिस्ट ग्रुपों का उदय हुआ। 1921-22 की अवधि में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर और कानपुर में कम्युनिस्ट केंद्र अस्तित्व में आ चुके थे। बम्बई के कम्युनिस्ट ग्रुप की स्थापना में श्रीपाद अमृत डांगे की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। डांगे और उसके साथियों ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और बाद में उन लोगों ने बम्बई प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अंदर एक रेडिकल ग्रुप बनाया। 1921 के मध्य डांगे की पुस्तक गांधी बनाम लेनिन प्रकाशित हुई। इसके इर्द गिर्द ही कम्युनिस्ट ग्रुप अस्तित्व में आया था। इस प्रकार कम्युनिस्ट ग्रुप कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करने लगे और उनका आंदोलन कांग्रेस तथा अन्य संगठनों के नेताओं की सहानुभूति भी प्राप्त करने लगा। परंतु ब्रिटिश सरकार का खुफिया विभाग उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखे हुए था और उसने सरकार को आगाह किया कि कम्युनिस्ट ग्रुप भारत में एक शक्तिशाली पार्टी बने, उससे पहले ही उनकी शक्ति को तोड़ना उचित होगा। इसीलिए 1922 से लेकर 1930 तक सरकार ने कम्युनिस्टों के विरुद्ध 7 मुकदमे भी चलाए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देकर भारत में कम्युनिस्ट प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब लेंगे हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कम्युनिस्ट ग्रुप के नेता सत्यभक्त ने 1 सितंबर 1924 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पार्टी का उद्देश्य था संपूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो। 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा कर दी गई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाना, बलपूर्वक आरोपित ब्रिटिश शासन को खत्म करना व भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना घोषित किया गया। अब लेंगे हम कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां। मजदूर किसान पार्टियों का गठन। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वैध रूप में खुलकर काम करना संभव नहीं था, अतः मजदूरों, किसानों और श्रमजीवी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए मजदूर किसान पार्टियों के गठन की तरफ ध्यान दिया गया ताकि इसकी आड़ में वे अपनी गतिविधियां जारी रख सकें। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में मजदूर किसान पार्टियों का गठन हुआ और अपने अपने प्रांतों में ये पार्टियां सुचारू रूप से काम करने लगी। पार्टी ने जो उद्देश्य निर्धारित किए उनमें मुख्य थे आर्थिक और सामाजिक मुक्ति सहित संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, मजदूरों किसानों के शक्तिशाली आंदोलनों को गति प्रदान करना और जनसाधारण के आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास करना। अब लेंगे हम 1930 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का नया कार्यक्रम। सर्वहारा की एक मजबूत पार्टी का निर्माण करने का फैसला किया गया और इसके फलस्वरूप 1929 के अंत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया।
कम्युनिस्ट इस संगठन से अलग हो गए। उन्होंने अपना एक नया कार्यक्रम घोषित किया जिसमें बलपूर्वक ब्रिटिश शासन को समाप्त करना तथा सोवियत रूस के नमूने पर सर्वहारा वर्ग की सरकार बनाना, बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, देशी रियासतों तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन आदि अनेक क्रांतिकारी बातें इसमें सम्मिलित थीं। अब हम लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी। इस आंदोलन के दौरान कम्युनिस्टों ने अपनी रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस गठित कर ली थी और इसके माध्यम से आंदोलन को अधिक व्यापक और उग्र बनाने का प्रयास किया। अप्रैल 1930 में जीआईपी की हड़ताल, जून 1930 में शोलापुर का विद्रोह, एक आम राजनीतिक हड़ताल तथा अन्य किसान एवं मजदूर आंदोलनों का सफल संचालन कर कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश शासन से डटकर मुकाबला किया। 1931 में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में 166 हड़तालें हुईं जिनमें हज़ारों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया और 1934 में 159 हड़तालें हुईं। यह हड़तालें और उग्र प्रदर्शन कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव के स्पष्ट संकेत थे। 23 जुलाई 1934 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध अन्य संगठनों को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। विदेशों से आने वाले कम्युनिस्ट साहित्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु इन प्रतिबंधों के उपरांत भी कम्युनिस्टों ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी गुप्त गतिविधियां जारी रही। अब लेंगे हम संयुक्त मोर्चे की स्थापना। भारत के कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के अंदर स्थापित कांग्रेस समाजवादी दल के साथ गठजोड़ कर लिया। कांग्रेस समाजवादी दल भी वामपंथी शक्तियों की एकता का समर्थक था और 1936 में उसने कम्युनिस्टों को अपनी पार्टी में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दे दिया। कम्युनिस्टों ने इसे स्वीकार कर लिया। वे कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बन गए, परंतु अपनी स्वतंत्र पहचान को भी बनाए रखा। संयुक्त मोर्चे की स्थापना के फलस्वरूप अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पुनः शक्तिशाली बन गई, परंतु संयुक्त मोर्चा अस्थायी सिद्ध हुआ। कांग्रेस समाजवादी दल का दक्षिणपंथी गुट पार्टी तथा संयुक्त मोर्चे में कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित हो उठा। नेताओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। इस प्रकार संयुक्त मोर्चे में दरार पड़ गई। 1940 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कम्युनिस्टों को पार्टी से बाहर निकाल फेंका या पार्टी से बाहर निकाल दिया। संयुक्त मोर्चे के अधिकांश नेता एवं कार्यकर्ता कम्युनिस्ट खेमे में चले गए। कम्युनिस्टों को निकालने के साथ ही संयुक्त मोर्चे का भी पतन हो गया। अब हम लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और कम्युनिस्ट पार्टी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस महायुद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध घोषित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की अपील की, परंतु जब जून 1941 में जर्मनी पर अचानक आक्रमण हुआ तो विवश होकर सोवियत रूस को मित्र राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित होना पड़ा। रूस के पासा पलटते ही भारतीय कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण भी बदल गया। जिस महायुद्ध को वे अभी तक साम्राज्यवादियों का युद्ध कहकर उसका विरोध कर रहे थे, उसी को अब लोक युद्ध यानी जनता का युद्ध कहकर उसका समर्थन करने लगे और साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार को हर संभव सहयोग देने की अपील करने लगे। प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सरकार ने भी भारत को कम्युनिस्ट पार्टी से सारे प्रतिबंध हटा लिए और पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया। अब हम लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी। 1942 में जब कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी से भारत छोड़ो आंदोलन भड़क उठा और समूचा देश आंदोलन की गिरफ्त में आ गया, उस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को न केवल इस आंदोलन से दूर ही रखा अपितु इसका जोरदार विरोध भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के कारण अनेक कांग्रेसी नेता कम्युनिस्ट पार्टी से नाराज हो गए और दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को कांग्रेस के तमाम निर्वाचित पदों से निष्कासित कर दिया। धीरे धीरे अन्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस से संबंध विच्छेद कर दिया। संक्षेप में, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पार्टी ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया, किसानों एवं मजदूरों में चेतना उत्पन्न करके उन्हें संगठित किया तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान की। तो ये था वामपंथी आंदोलन में कम्युनिस्ट आंदोलन।